गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड प्लेटू की। तो आज हम बुंदेलखंड प्लेटू के बारे में सब कुछ जो भी उसकी जोग्राफिकल दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो जानने का प्रयास करेंगे। चलिए बात करते हैं कि बुंदेलखंड प्लेटू को मध्य प्रदेश के किस जोग्राफिकल डिवीज़न के अंतर्गत रखा गया है। हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में 3 जोग्राफिकल डिवीजन्स हैं: सेंट्रल हाईलैंड्स, सतपुड़ा मैकाल रेंज और ईस्टर्न या बघेलखंड प्लेटू। तो सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च पठार या मध्य उच्च क्षेत्र, सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियाँ, और पूर्वी या फिर बघेलखंड प्लेटू, बघेलखंडी पठार। तो जो सेंट्रल हाईलैंड हैं इसमें और 5 भागों में इसको विभाजित किया गया है। हमें जाना था कि मध्य भारत प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, रीवा पन्ना प्लेटू, मालवा प्लेटू और नर्मदा सोन वैली। चलिए समझते हैं। मध्य भारत जो ये ग्वालियर वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड जो ये निवाड़ी, टीकमगढ़, के पन्ना के पहले वाला जो क्षेत्र है, उसके बाद रीवा पन्ना, पन्ना से लेके सतनाका वाला ये पूरा क्षेत्र, फिर मालवा, मालवा ये क्षेत्र जो आप कर्सर के साथ देख रहे हैं, लगभग 26-28% मध्य प्रदेश की भूमि को ये कवर करता है, और नर्मदा सोन वैली पूर्व से लेके पश्चिम तक। पूर्व को ये कुछ सक्रिय है और पश्चिम को थोड़ी सी चौड़ी, ये पूरी जो घाटी है ये नर्मदा सोन वैली के नाम से जानी जाती है। हम बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड की, जिसमें आता है बुंदेलखंड प्लेटू। एक्सटेंड ईस्ट टू वेस्ट, सेंट्रल हाईलैंड ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। बिगेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, ये स्टेट का अपने जो प्रदेश है इसका सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। 1951 सेंट्रल इंडियन प्रोविंस, सेंट्रल इंडियन रीजन प्लस मालवा, ये 1951 में सेंट्रल इंडियन प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया, जिसमें सेंट्रल इंडियन रीजन और मालवा को जोड़कर बनाया गया था। फिर बात करते हैं 1956 की, सेंट्रल इंडियन प्रोविंस बिकम पार्ट ऑफ एमपी। तो ये पूरा सेंट्रल इंडियन रीजन प्लस मालवा ने मिलकर सेंट्रल इंडियन प्रोविंस को बनाया था। ये 1956 में सेंट्रल इंडियन प्रोविंस जो है मालवा का एमपी का पार्ट बन गया। अब सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स जो है करपक्का, रॉक ग्रोव्स, डेक्कन ट्रैप प्लस सेडिमेंट से मिलके बना है। ये रॉक का कुछ टाइप्स होते हैं, रॉक के टाइप्स से हम रॉक के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले करपक्का रॉक्स, डेक्कन ट्रैप्स और सेडिमेंट्स। तो डेक्कन ट्रैप्स जनरली दक्कन के पठार से मिलके जो ट्रैप या जो रॉक या बनती हैं। तो आमतौर पे ये माना जाता है कि जब इंडियन प्रायद्वीप ये नॉर्थ की तरफ या उत्तर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, तो यह कुछ ऐसे ज्वालामुखियों के ऊपर से गुजरा कि जिससे कई ज्वालामुखी विस्फोट हुए, लावा निकल के सतह तक आ गया और ऊपर आके जम गया, जिसकी वजह से डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से करपक्का और डेक्कन ट्रैप और सेडिमेंट्स मतलब जो भी चीज़ों का आच्छादन होता जाता है वो सेडिमेंट्स कहलाते हैं, और बाद में जब बहुत सारा आच्छादन हो जाता है तो रॉक के फॉर्मेट में आ जाते हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड्स इन 3 प्रकार के ग्रुप से, ट्रैप से और सेडिमेंट से मिलकर बना है करपक्का को। चलो, ओनली 20% जो फॉरेस्ट है यहाँ पे लगभग 20% ही है। इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस कैस्यू या कत्था है, मतलब जो पान वगैरह में यूज़ किया जाता है कत्था, वो यहाँ का इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। चलिए आगे बात करते हैं। बुंदेलखंड प्लेटू को हम थोड़ा और समझते हैं। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो बुंदेलखंड इज नाउ डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच डिवाइड, मतलब जो झांसी वाला एरिया है यूपी का, वो कुछ एरिया, और मध्य प्रदेश का टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर वाला एरिया, ये बुंदेलखंड का निर्माण करते हैं। चंदेलों के पतन के बाद खंगर ने बुंदेलखंड पर शासन किया। जो चंदेल थे उनकी डेथ के, उनके पतन के बाद, उनके फॉल के बाद, खांगर एक जनजाति है, उसने बुंदेलखंड पर शासन किया। अब पहले हम आगे बढ़ें उसके पहले हम खांगर जनजाति के बारे में समझ लेते हैं। तो खांगर समुदाय एक भारतीय कबीला है। अन्य नाम जैसे खंगार, खुंगर, खांगर, खगर, खंगधर और राव खंगड़ हैं। इस समुदाय ने 1182 ईस्वी में चंदेला के पतन के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया।
पहले बुंदेलखंड क्षेत्र पर चंदेलास हुआ करते थे। चंदेला के बाद आए खांगर, खांगर के बाद आए बुंदेला। 14वीं शताब्दी के मध्य तक इनकी सत्ता गढ़कुंडार में थी। इनकी राजधानी जो थी, इनका जो सत्ता का केंद्र था वह गढ़कुंडार था। अगर गढ़कुंडार शब्द कहीं आ जाता है तो हमें उनको खांगर से जोड़ के देखना है, जो कि खेत सिंह ढंगार द्वारा निर्मित किला था। गढ़कुंडार का किला किससे संबंधित है? खांगर। किसने बनवाया था? खेत सिंह खांगर ने। खंगार शासन के दौरान बुंदेलखंड को जुझौती योद्धाओं की भूमि के रूप में जाना जाता था। जीजा कभुक्ति, जुझौती, इस तरीके के शब्द मिलेंगे, तो कुछ शब्द में हल्का सा डिफरेंस है। तो जो जुझौती शब्द है यह संबंधित है खांगर साम्राज्य से। खांगरों को ब्रिटिश राज के आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत एक आपराधिक जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो जो ब्रिटिश काल में, जो क्योंकि ये काफ़ी खूंखार थे, काफ़ी युद्ध वगैरह लड़ते थे, इनने जैसे अपने क्षेत्र को जुझौती या योद्धाओं की भूमि के रूप में वर्गीकृत भी किया था, तो इनको आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत रखा गया था। वे हिंदू क्षत्रिय स्थिति का दावा करते हैं। ये मानते हैं कि वह क्षत्रिय थे और हिंदू थे, लेकिन विवादित है क्योंकि जो 4 वर्ण सिस्टम है, 4 वर्ण व्यवस्था है, उसको जन्म के आधार पर माना गया है, तो काफ़ी इसमें विवाद है। और इसके बाद इनने एक क्षत्रिय समाज भी बनाया और क्षत्रिय होने का दावा करने के लिए अभियान भी चलाया। चलिए दूसरी बात है ये, तो हमने देखा कि खांगर जो है, इनने चंदेला के पतन के बाद बुंदेलखंड पर शासन किया। द नेम ऑफ द रीजन डेराइव्ड फ्रॉम बुंदेला हु सक्सीडेड द खांगर। खांगर के बाद आए बुंदेला और इन्हीं के नाम पर बुंदेला से बुंदेलखंड राज्य या बुंदेलखंड क्षेत्र का नाम पड़ा। एज रूल ऑफ द रीजन इन द मिड ऑफ 14th सेंचुरी कैप्चर्ड खांगर किंगडम, कैपिटल गढ़कुंडार, देन मूव ओरछा। इनने क्या किया? बुंदेला ने लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास खांगर के क्षेत्र को कैप्चर कर लिया और गढ़कुंडा, मतलब उनकी जो राजधानी थी, उस पर कब्जा करने के बाद वो झांसी की तरफ या ओरछा की तरफ वो अपनी राजधानी, फिर ये ओरछा शिफ्ट हो गए। अब कुछ और बात मिलती है, जैसे झांसी इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन बुंदेलखंड रीजन। झांसी जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, इसकी एक काफ़ी बड़ी सिटी है। चलिए अब आगे बात करते हैं। कुछ और फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ते हैं, जैसे कोच, कल्पी, चिरगांव, दतिया, डबरा, मौरानीपुर, पन्ना, बांदा, चित्रकूट, टीकमगढ़, राठ, ललितपुर, सागर, दमोह, झलौन, औरई, हमीरपुर, महोबा, बांदा, अशोकगढ़ एंड छतरपुर। अब हम जानते हैं कि खजुराहो का जो मंदिर है, यह अपने मूर्तिकला और जो वहाँ के स्कल्पचर्स हैं, जो वहाँ पे कामुकता है, इन सब के लिए, या एरोटिसिज्म है, इन सब के लिए खजुराहो टेम्पल काफ़ी फेमस है। बात करते हैं कि पन्ना में पन्ना डायमंड के लिए फेमस है, मतलब हीरे के लिए फेमस है, और यह वेरी लार्ज वन, एक बहुत बड़ा जो हीरा है वो खोदा गया था, जो लास्ट एक्टिव माइन थी, और इसको रखा गया है कलिंजर के किले में। मतलब द पन्ना डायमंड की खानों के लिए प्रसिद्ध है। डायमंड अंतिम सक्रिय खदान से खोदा गया एक बहुत ही बड़ा कलिंजर के किले में एक समय के लिए रखा गया था। अब ज्योग्राफी ऑफ बुंदेलखंड, कुछ हम बुंदेलखंड की ज्योग्राफी पे केंद्र करते हैं। अभी तक हम ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, बुंदेलखंड का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। अब क्योंकि हम ज्योग्राफी के ही विषय में विशेष बात करेंगे, तो बुंदेलखंड बिटवीन द इंडो गैंगटिक प्लेन्स नॉर्थ एंड द विंध्यन रेंज साउथ। नॉर्थ में ऊपर हम जानते हैं कि इंडो गैंगटिक प्लेन्स हैं, तो और साउथ में विंध्यन रेंज है, मतलब उत्तर में ये गंगा का प्लेन है और दक्षिण में विंध्यन रेंज है। जो ढाल है ऊपर की ओर है, नॉर्थ की ओर है, तभी हमने देखा कि जो चंबल और बाकी तमाम नदियां हैं जो इस क्षेत्र में बहती हैं, ये ऊपर की ओर जाती हैं। बंजर पहाड़ी इलाका, विरल, वनस्पति, यहाँ पे ज़्यादा पहाड़ी इलाके जो हैं वो बंजर ही हैं, वनस्पति विरल है। हालांकि यह ऐतिहासिक रूप से वन आच्छादित था, लेकिन ये माना जाता है कि पूर्व में यहाँ पे पर्याप्त वन आच्छादन पाया जाता था। 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं यहाँ पे, विंध्य पर्वत श्रृंखला, फैना पर्वत श्रृंखला और भांडेर पर्वत श्रृंखला। यहाँ बंदर लिख गया है, ये भांडेर है। उच्चतम ऊंचाई इस क्षेत्र की लगभग 600 मीटर है। हम बात करें कि सामान्य ढाल नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, जैसे कि
जो कि यमुना नदी में बाकी तमाम नदियाँ जाके मिलती हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इसकी सामान्य ढाल नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की तरफ है। द प्रिंसिपल रिवर्स कौन कौन से यहाँ पे, सिंध, बेतवा, कैन, वाघिन, टॉन्स, पहुज, टशान, चंबल। और जो काली सिंध है वो मालवा क्षेत्र से ओरिजिनेट होती है, और ये वेस्टर्न फ्रंटियर जो मतलब पीछे साइड का जो पश्चिमी क्षेत्र की जो बाउंड्री है वो बुंदेलखंड की काली सिंध नदी बनाती है। बात करते हैं ज्योग्राफिकल फैक्ट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और। तो हमने देखा कि 2 स्टेट्स में एमपी और यूपी में ये फैला हुआ है। लोकेशन देखी हमने सेंट्रल हाईलैंड्स में, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है सेंट्रल हाईलैंड्स में स्थापित है। नॉर्थ जो है इंडो गैंगटिक प्लेन्स हैं और साउथ में विंध्यन रेंजेस हैं। टोटल एरिया की बात करें, टोटल क्षेत्र की बात करें तो 22,733 किलोमीटर स्क्वायर है। कंपोजिशन की बात करें तो नीस ग्रेनाइट प्री कैम्ब्रियन एरा का जो ये पत्थर है नीस और ग्रेनाइट यहाँ पे पाए जाते हैं। एवरेज हाइट की बात करें, वहाँ में देखा था हाईएस्ट तो 600 था और एवरेज थी 300 से 400 मीटर। रिवर्स की बात करें तो बेतवा, केंद्रसान, पहुज, सिंध। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वही हमने देखा कि टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दतिया, सम पार्ट्स ऑफ सागर। जो टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दतिया और कुछ सागर का जो हिस्सा है ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश क्षेत्र की बात की जा रही है। रेनफॉल ये आपको 90 से 110 और 80 से 100, तो लगभग आप 80-100 ऑन एवरेज माने कि ये कम ज़्यादा ये 80 to 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल यहाँ पे होती है। माउंटेन्स की बात करें तो विंध्या, भांडेर और फोना, ये 3 प्रकार के यहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं। तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। एक बार मैप पर चलकर आपको बुंदेलखंड क्षेत्र का एक छोटा सा रफ आइडिया और दे देते हैं। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र है ये लगभग 7.7% एरिया जो मध्य प्रदेश का इसको कवर करता है। बाकी आपने तमाम जानकारी बुंदेलखंड के बारे में जान ही ली। इसके विषय में और हिस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ भी हैं, लेकिन हम ज्योग्राफी की दृष्टि से आज बात कर रहे थे तो हमने एक हल्का सा हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन लेते हुए इसकी ज्योग्राफी कंप्लीट की। सो आई होप कि आपको बुंदेलखंड की ये तमाम जानकारियाँ, बुंदेलखंड पठार की ये तमाम जानकारियाँ काफ़ी उपयोगी लगी होंगी। तो मैं मोहित चौबे आपके साथ नॉलेज ग्रुप की सीरीज़ में ऐसे ही अन्य जितने भी पठार हैं, जितने भी महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल क्षेत्र हैं, उनकी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। So thank you so much. I hope you enjoyed this video. So please do like, share and subscribe, and God bless you all.